हेलो बच्चों, क्या हालचाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से होने के साथ साथ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चलनी चाहिए, जब भी सब कुछ अच्छा होगा भैया। तो हम लोग अगर बात करने की बात करें, मतलब क्या बात करनी है आज हम लोगों को प्रश्नावली 11.2 का सॉल्यूशन करना है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यानी कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, तो काफ़ी सारे नोट वगैरह लिखवाए थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग देख करके बैठे होंगे और ये भी आपसे उम्मीद रखता हूं कि कुछ सवालों को, मतलब इन सवालों में आपने पहले अपने आप से हाथ आजमाइश करी होगी, कोशिश करा होगा करने की। और जिन क्वेश्चन में आप जो क्वेश्चन आपकी पकड़ में नहीं होंगे उनके लिए हम यहाँ उपस्थित हैं ही हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से सॉल्यूशन शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो क्या कह रहा है बच्चों, मैं भी किताब उठा लूँ जरा एक बार हाथ में, फिर मैं शुरुआत कर दूँ, क्योंकि मैंने पहले बारी में 5 क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो इतने वैसे ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं है, बस आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक हैं बच्चों, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है उसको पढ़ो आप लोग। देखिए, कह रहा है कि दिखाइए कि दर्शाइए कि द्विक कोसाइन दिए गए हैं 12/13 -3/13 -4/13। एक सेट तो ये दिया गया है द्विक कोसाइन का, और फिर आपके पास में एक सेट ये दिया गया है द्विक कोसाइन का, यानी कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ठीक है। तथा एक सेट ये दिया गया है वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो आप लोगों ने वैसे नोट लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो समझ लें कि अगर सपोज कर लो बच्चों, हमारे पास में 2 लाइंस के बीच में एंगल कितना बन रहा हो, अगर 2 लाइंस के बीच में एंगल कितना बन रहा हो, 90 बन रहा हो, तभी हम कहते हैं कि ये परस्पर लंबवत है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अगर मैं कह लूं कि इस रेखा के जो डीसीज हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, मैं L1 M1 N1 कह दूं, समझ में आ रही बात। और दूसरी जो लाइन है, इसके डीसीज के बारे में अगर मैं बात करूं, L2 M2 और N2 कह दूं, सही है। तो इस रेखा को L1 कह लो, इस रेखा को L2 कह लो, ठीक है बच्चों। यदि रेखा L1 लंब होगी रेखा L2 पर, यानी कि अगर ये रेखा और ये रेखा परस्पर लंब होंगी, तो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने बताई थी, आपको नोट लिखवाया था कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर हमेशा 0 होगा। कहोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, सर आप झूठ बोल रहे हो, आपने तो प्रॉपर्टी लिखवाई थी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। हाँ भाई, मैं मानता हूं इस बात को। जहां पर A1 A2 B1 B2 क्या थे, उन रेखाओं के समांतर सदिशों के डायरेक्शन रेशोज थे, द्विक अनुपात थे। अब आपको इतना पता है कि अगर आपको L1 निकालना है, तो L1 निकलेगा कैसे। L1 निकलेगा A1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये बचपन में बातें हो चुकी, बचपन का मतलब पिछले चैप्टर में बातें हो चुकी हैं और पिछली एक्सरसाइज में भी हो चुकी हैं, कि A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, ठीक है ना, और C1 का स्क्वायर। तो आप अगर चाहो तो इस फॉर्मूले में अगर हम A1 इसको इसमें कन्वर्ट, मतलब छोड़ो यार, इतना 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 गहराई से जाने की क्या जरूरत है। सीधी बात है कि अगर 2 रेखाओं के डीसीज आपको दिए गए हैं, है ना, डीसीज दिए गए हैं, डीआरस दिए हो, तो ये भी कंडीशन और ये दोनों कंडीशन वैलिड हैं। तो कहने की बात ये है कि अगर डीसीज दिए हो तो कंडीशन लंबवत होने की कंडीशन ये रहेगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास में 3 रेखाएं हैं, माना, तो मैं हल कर रहा हूं, माना रेखा जो मेरे पास में बच्चों L1 मान लेता हूं, रेखा L1 के हम लोग डीसीज का मतलब आप समझते हो डायरेक्शन कोसाइंस। द्विक कोसाइन को अंग्रेजी में डायरेक्शन कोसाइन ही कहते हैं। द्विक कोसाइन 12/13 है, और फिर माइनस के 3/13 है, और फिर बच्चों माइनस के 4/13 है। तो अब आप ध्यान से सुनो, अगर मैं इस डीसीज को, पहले वाले को L1 कह लेता हूं, इसको मैं M1 कह लेता हूं, और इसको मैं कह लेता हूं बच्चों N1, ताकि मैं ये प्रॉपर्टी लगा के प्रूफ कर दूं। फिर हमने दूसरी रेखा ले ली, एक दूसरी रेखा है L2 के लिए, L2 के जो डीसीज हैं बच्चों, यानी कि आपके पास में L2 इज इक्वल टू आ जाएगा जो दूसरा सेट है 4/13
M2 कितना आ जाएगा बच्चों 12/13 और बच्चों यहाँ पर N2 कितना आ जाएगा 3/13। क्लियर है आप लोगों को। एक तीसरी रेखा और दी गई है रेखा, उसको मैं कह देता हूं कि L3 के DCs क्या बन जाएंगे, DCs क्या बन जाएंगे बच्चों, DCs क्या बन जाएंगे, हम उसको कहते हैं L3 आ जाएगा आपके पास में 3/13 कोमा M3 आ जाएगा आपके पास में -4/13 और बच्चों N3 आ जाएगा आपके पास में 12/13। तो हम इस तरीके से थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। मैं इसको हटा देता हूं, अभी लिखूंगा मैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या L1 L2 के लंबवत है। इसके लिए रेखा L1 तथा L2 के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम निकालते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 निकाल के देखते हैं। अगर ये 0 बन गया तो फिर कह देंगे कि L1 L2 के लंबवत है। हमें वो कह रहा है तीनों को लंबवत दिखाना। हमें ये दिखाना बेसिकली कि L1 रेखा जो है, रेखा L1 लंब है L2 पर, रेखा L2 लंब है L3 पर और रेखा L3 लंब है L1 पर। तो ये तीन कंडीशन हमें प्रूव करनी, तब जाके हम ये कह पाएंगे कि बच्चों ये तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। और लंबवत दिखाने की कंडीशन यही है कि L1 L2 M1 M2 N1 N2 जो है वो शून्य आना चाहिए, और वो पता चलेगा कैलकुलेशन करने में बच्चों। तो पहले L1 का मान रखो आप। L1 इज व्हाट, L1 है हमारे पास में 12/13 गुणे 4/13 प्लस -3/13 गुणे 12/13 प्लस -4/13 और गुणे आपके पास में आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो 3/13। ठीक है। अब देखो 12 चौक 48 है ना, अगर यहां ध्यान से देखा जाए 48/13 48/169 मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। और देखो दोनों पद माइनस में है, तो 12 तिया 36 और 4 तिया 12, ये भी 48 हो जाएंगे, माइनस के 48/169। आप देख पा रहे हो 0 बन पा रहा है ना। ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अतः हम ये कह देंगे कि सर रेखा जो L1 है, रेखा हमारे पास में जो L1 है बच्चों, L1 तथा L2 परस्पर लंब है। क्या है बच्चों, परस्पर लंब है। तो मतलब क्या हुआ, हमने पहली कंडीशन देख ली है, ये हमने वेरीफाई कर दी है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा रेखा किसके लिए, दो रेखा फिर से उठा लेते हैं। इस बार रेखा L2 तथा L3 के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो विदाउट डायग्राम ये काम होने हैं, कोई ज्यादा जिसमें डायग्राम वायग्राम के चक्कर में नहीं पड़ना है आप लोगों को। तो फिर क्या होगा, रेखा L2 के जो डीसीज हैं वो है L2 M2 N2 और रेखा L3 के डीसीज L3 M3 N3। तो ये आ जाएगा L2 L3 M2 N3 प्लस N2 N3 बराबर हम सॉल्व कर लेते हैं। L2 की वैल्यू बच्चों रखो 4/13 इंटू L3 की वैल्यू है 3/13 और प्लस के आपके पास में आ जाएगा M2 की वैल्यू है 12/13 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 4, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस का 4/13 फिर प्लस 3/13 गुणे और 12/13, ठीक है 12/13। तो अब आप ध्यान से देखो, सेम कंडीशन बन रही है बच्चों। देखो 4 तिया 12/169 है ना, 13 गुणे 13 169, 12/169 और 12 तिया 36/169, ये तो हो जाएगा 48/169 माइनस, क्योंकि ये माइनस 12 चौक 48, ये आ जाएगा माइनस का 48/169। इतनी कैलकुलेशन तो आप जानते हो, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब हम ये कह देंगे, अतः हम ये कह देंगे कि बच्चों रेखा जो आपके पास में L2 है वो लंब है L3 पर। क्लियर होगी बात। तो यही कंडीशन भी हमने दिखा दी। अब हम दिखाएंगे नेक्स्ट वाली, और इसको दिखाएंगे वो भी अपने आप में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे बेटा रेखा
L3 तथा L1, या फिर L1 L3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, L1 L3 से क्या हो जाएगा, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो 12/13 गुणे L3 कितना है, 3/13 प्लस M1 है माइनस के 3/13 मल्टीप्लाइड बाय माइनस के, ठीक है ना, माइनस के 4/13, ठीक है। फिर प्लस आ जाएगा आपके पास में, फिर प्लस आ जाएगा आपके पास में कितना बच्चों, माइनस के 4/13 और गुणे 12/13। तो आप ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी सेम कंडीशन बनेगी कि 48/169 माइनस 48/169। तो आप देखोगे सर ये फिर से 0 हो गया, तो हम यहाँ पे फिर वही लाइन लिख देंगे कि सर इसका मतलब है कि L1, अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः बच्चों जो L1 है वो L3 पर लंब हो जाएगी। इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। बस फिर उसके बाद हम लिख देंगे अतः 3 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, ये वाला लाइन लिख देंगे, अतः 3 रेखाएं परस्पर लंबवत है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके यहां पर इसको नोट कर सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, अगर हो गया हो तो स्किप करें, अगर कर लिया हो खुद से तो स्किप करें, अदरवाइज ध्यान से पढ़ें ताकि मैं जो बताऊं आपको समझ में आ जाए आपको। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा एक बार बोर्ड थोड़ा सही से साफ हो जाए तो मजा आया लिखने में। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम आपके राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं पहले से ही। कह रहे दर्शाइए कि बिंदुओं, इतने 2 बिंदु दिए गए हैं, इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा, ठीक है ना, इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। बात वही हो गई, बात आपकी वही हो गई, सीधी सी बात है। दूसरे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो मान के चलो कि माना एक रेखा हमने ले ली है कैपिटल L1, बिंदुओं किन किन से होकर जा रही है बच्चों, बिंदुओं 2 बिंदु लिख लो आप लोग फटाफट से, 1 -1 और 2 तथा ये हो जाएगा आपके पास में 3,4 और -2 से होकर जाती है, होकर जाती है। तो बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में ही 11.1 में बताया था कि कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से होकर जाएगी, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हम लोग कह लें x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट हम कह लेते हैं x2, y2, z2। इन 2 पॉइंट से होकर के कोई लाइन जाए तो अगर हम इसके drs निकालना चाहें, है ना, यानी कि द्विक अनुपात निकालना चाहें, अनुपात, यानी कि इसको शॉर्टकट में हम drs कहते हैं, drs निकालने चाहें तो कैसे निकलते हैं, वो निकलते हैं पहला a तो निकलेगा, drs को हम abc से रिप्रेजेंट करते हैं ना, abc से लिखते हैं। a जो निकलेगा x2 - x1, b निकलेगा y2 - y1 और c निकलेगा बच्चों z2 - z1। तो अब इस लाइन L1 पे विचार करें, इस लाइन L1 पर भी 2 पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट है हमारे पास में 1 -1 और 2, और दूसरा अनदर पॉइंट हमें दिया गया है, दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है बच्चों 3, 4 और -2, ठीक है ना। ये रेखा हमने कही है L1, तो हम लोग एक काम करते हैं, तब L1 के हम drs निकाल लेते हैं, के drs मतलब डायरेक्शन रेशोज, यानी कि द्विक अनुपात निकाल लेते हैं। तो चूंकि 2 लाइनें हैं इसमें, तो हमने L1 कही है पहली, तो मैं इसके drs को a1 a2 से लिख रहा हूं। तो a1 आ जाएगा सर 3 - 1 और b1 आ जाएगा हमारे पास में 4 - 1 और बच्चों c1 आ जाएगा आपके पास में -2, ठीक है, -2, ठीक है ना आपके पास में। चलिए तो हम लोग पहले वाली जो लाइन है, तब रेखा, ये रेखा L1 जो है ना, जो हमारी रेखा पहले वाली है, रेखा L1 के हम लोग drs निकाल रहे हैं।
तो A1 हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, A1 आ जाएगा 2 और B1 आ जाएगा आपके पास में, आप ध्यान से देखोगे सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास में 5, है ना, और C1 जो बनेगा वो बनेगा -4। अब आप इसी तरीके से बच्चों दूसरी जो लाइन दी गई है, जो दूसरी लाइन दी गई है रेखा L2, और रेखा L2 क्या है हमारे पास में कि उस पर 2 पॉइंट और हैं। रेखा L1 बिंदु इतने से होकर जाती है, तो रेखा L2 किस किस से होकर जा रही है वो देखो आप, 0 3 2, है ना। दूसरी जो रेखा जा रही है रेखा L2 बिंदुओं 0, 3, 2 तथा 3, 5 और 6 से होकर जाती है। अगर ये होकर जाती है तो इसका मतलब हम लोग इजीली इस L2 के लिए भी अगर इस पर पॉइंट पहले वाला 0, 3 और 2 लिख लें, और यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट जो है इस पर दूसरा पॉइंट 3, 5 और 6 लिख लें, तो L2 के तब हम लोग क्या कर सकते हैं, रेखा L2 के भी DR निकाल सकते हैं। रेखा L2 के हम लोग DRs निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशोज निकाल सकते हैं, और उनको मैं कह लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने पहली रेखा के लिए A1, A2, A3 यूज करा, है ना, A1, B1, C1 यूज करा, तो हम लोग इसमें क्या यूज कर लेते हैं बच्चों, A2 फिर B2 और फिर C2। तो B2 कैसे निकलेगा, 3 - 0 और B2 निकलेगा 5 - 3, C2 निकलेगा 6 - 2। फाइनली आप देखोगे A2 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू 2 है और बच्चों C2 की वैल्यू 4 है। अब उसने कहा है कि प्रूफ करो कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। ऐसे केस में यदि रेखा L1, देखो यदि रेखा L1 L2 पर लंब है ना, यदि रेखा L1 L2 पर लंब है, तब हमें एक बात पता होती है, हमने नोट लिखवाया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ये कंडीशन हमने लिखवाई थी। तो इसका मतलब हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, यानी कि इस कंडीशन की लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो A1 की वैल्यू हमने निकाली है 2 × 3 प्लस B1 की वैल्यू 5 × 2 प्लस C1 की वैल्यू -4 और 4 -4 × 4। तो जब कैलकुलेट करेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, माइनस के 4 × 4 = 16, तो 16 - 16 = 0 आ जाएगा, है ना, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारे पास में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की जो वैल्यू है बच्चों वो 0 आ गई, और यही हमें प्रूव करना था। अतः हम लोग लिख देंगे कि जो रेखा L1 है वो लंब हो जाएगी रेखा L2 पर, ठीक है ना। अतः रेखा L1 L2 पर लंब है, इतना आपको करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है नहीं। एक बार जरा एक कपड़ा यार ले लें हम अच्छा सा। चलिए बेटा बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। सेकंड हो गया है, तीसरा क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी में आता है, एक जैसे क्वेश्चन है सब लोग। अब वो कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, कि दर्शाइए कि बिंदुओं इतने इतने से होकर जाने वाली रेखा और बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाली रेखा परस्पर समांतर है। ऊपर वाली में लंब थी, क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन समांतर होने में और लंब होने में कंडीशन बदल जाती हैं। देखो लंब होने में हमने अभी किया कि A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू बेटे 0 हो जाएगी, लेकिन समांतर होने में कंडीशन होती है कि ये समानुपाती हो जाएंगे, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। तो अगर समानुपाती हो जाते हैं तब हम लोग कहते हैं कि सर ये जो है परस्पर समांतर रेखाएं हैं। तो करने का प्रोसीजर सेम रहेगा जो मैंने अभी किया है, बस लास्ट में आकर के हमने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कराई थी, हम लोग इस तीसरे क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माना रेखा L1 है ना, तो ये लिख लेते हैं रेखा L1 बिंदु हमारे पास में बिंदु कौन कौन से हैं जरा लिख लेते हैं एक बार, 4 7 8
तथा 478 तथा 234 से होकर जाने वाले, है ना, रेखा L1 इतने इतने से होकर हम ऐसे लिखते हैं से होकर जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, से होकर जाती है, हम लोग लिख लेते हैं इसको। इसका मतलब अगर इसका छोटा सा एक डायग्राम बना दें, ये रेखा L1 है हमारी और इस पर कोई पॉइंट हमारे पास में, पहले वाला पॉइंट हो जाएगा 4,78 हो जाएगा और दूसरा आपके पास में पॉइंट हो जाएगा बच्चों, दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये वाला कि 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके DRs निकालेंगे। रेखा L1 के द्विक अनुपात यानी कि DRs, क्या बच्चा, DRs क्या होंगे, मैं A1 कह लेता हूं। A1 हो जाएगा 2 - 4, B1 क्या आ जाएगा बच्चों 3 - 7 और C1 आ जाएगा आपके पास में 4 - 8। तो सही से कैलकुलेट अगर किया जाए तो A1 की वैल्यू -2, B1 की वैल्यू -4 और C1 की वैल्यू -8। ठीक है, अब आप उठाओ रेखा, दूसरी रेखा देखो आप कहाँ है, रेखा हमारे पास में जो L2 है। L2 किन किन बिंदुओं से होकर जाती है बच्चों, बिंदु -1, -2 और 1, है ना, -1, -2 और 1 तथा 1, 2, 5 से होकर जाती है। ठीक है ना, होकर जाती है। तो चाहो तो उसका एक छोटा सा डायग्राम बना लो। यहाँ पर ये L2 लाइन है हमारी, ठीक है ना, इस पर 2 पॉइंट उपस्थित हैं। दिस इज 4, 7, अरे नहीं यार, -1, -2 और 1, और बच्चों दूसरा पॉइंट है 1, 2 और 5। तो अब इसके हम लोग DR निकाल लेते हैं। तो रेखा जो L2 है, रेखा L2 के हम लोग क्या निकाल लेते हैं, DRs निकाल लेते हैं। तो उसको मैं A2 कह लेता हूं। A2 आ जाएगा 1 - 1, B2 आ जाएगा 2 - -2, ठीक है, और बच्चों C2 आ जाएगा 5 - 1। सही से वैल्यू देखी जाए तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 2, B2 की वैल्यू आ जाएगी 4 और बच्चों C2 की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। अब चूंकि हमें समांतर दिखाना है, ठीक है ना, तो यदि हम इस बात को लिख देंगे, यदि रेखा L1 समांतर है रेखा L2 के, रेखा L1 समांतर L2 के है, ठीक है ना, तो A1/A2 बच्चों बराबर होना चाहिए B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2। ये नोट लिखवाया गया था। तो देखो A1 की वैल्यू रखो, A1 की वैल्यू है -2/2 इज इक्वल होना चाहिए -4/4 इज इक्वल होना चाहिए -8 कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ मुझे लग रहा है -8/4 जरा क्वेश्चन देख लेता हूं मैं कि कहीं हमने नोट करने में तो दिक्कत नहीं कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें ना, 4/4 B1 यहां पर जो 8 आया इसको जरा देख लेते हैं। 4 में से 8 घटेगा तो माइनस का 4 आएगा ना भाई, क्वेश्चन सही उतारा, हम लोग यहां पे गड़बड़ कर दिया था। तो बच्चों ये आ जाएगा -4/4। तो आप देखोगे ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1, चूंकि सारे के सारे -1 के बराबर हैं तो लिख देंगे अतः और जो रेखा हमारी L1 है वो बेटा समांतर है L2 के। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। चलो अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है 4th क्वेश्चन? 4th क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि किसी बिंदु इतने से गुजरने वाली, इतने से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो सदिश इतने के समांतर हो। तो मतलब हमने बताया था आपको कि अगर कोई रेखा हमारे पास में है जिस पर कोई एक पॉइंट A है
है ना, x1 y1 z1, ठीक है ना, और वो किसी एक सदिश के वेक्टर b के समांतर है ना, ये समांतर सदिश आपको दिया गया होगा और ये ए पॉइंट दिया गया होगा। तो क्या करते थे हम लोग, अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो अगर इस पॉइंट का स्थिति सदिश हमारे पास में ओ ए हो जाए, जिसको हम ए वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना, जो बिंदु हमें दिया गया है, जैसे इसमें दिखा देता हूं, इस बिंदु को 1, 2, 3 लिख लेते हैं, और समांतर सदिश कौन सा है ये, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कितना, 3i कैप, और बच्चों 2j कैप, और हमारे पास में माइनस का 2k कैप। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसका लाइन का इक्वेशन। तो इस लाइन के इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता था, सीधा फॉर्मूला होता था कि r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ये वाला। अब ये कैसे बना, क्या है, मैंने ये पूरा डिटेल से इंट्रोडक्शन में समझाया था, इस फॉर्मूले का पूरा गहरी बात क्या है। हम लोग इस लाइन के ऊपर एक p पॉइंट और मान लेते हैं, जिसको हम लोग x, y और z, इसको हम चर बिंदु कहते हैं, वेरिएबल पॉइंट या जनरल पॉइंट भी इसको कह लेते हैं। और ये जो r होता है, बेसिकली ये r क्या है, मैं इसे एक ऊपर लिख रहा हूँ, a के कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, ये जो r होता है इस जनरल बिंदु का स्थिति सदिश होता है। जैसे a का स्थिति सदिश तो स्मॉल a है, तो इस पॉइंट p का स्थिति सदिश हम लोग r वेक्टर कह लेते हैं। तो ये कंडीशन है। तो सीधी सीधी बात है, हम लोगों को वेक्टर a जो दिया गया है वो OA हो जाएगा, और OA का मतलब इस a का स्थिति सदिश, आपको पता है a पॉइंट कितना है, 1, 2, 3 है, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस के 3k कैप हो जाएगा। और वेक्टर b हमें दिया गया है बच्चों कितना, ऑलरेडी दिया गया है कि 3i कैप और प्लस के 2j कैप और आपका माइनस के 2k कैप, ठीक है ना। तो लिखेंगे अभीष्ट रेखा का समीकरण, रेखा या फिर ये कहें बिंदु जो हमारे पास में a है, यानी कि 1, 2, 3 से जाने वाली, ठीक है, तथा सदिश, जो हमें सदिश दिया गया है, सदिश क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, a प्लस r वेक्टर बराबर आ जाएगा a प्लस लैम्डा b वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू आ जाएगा, a की वैल्यू रखिएगा i कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप, ठीक है, और प्लस लैम्डा इंटू b की वैल्यू रखिएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 2k कैप। तो यहीं पे आप आंसर छोड़ दोगे, यही आपका आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे से, ठीक है ना। तो हमने 11.2 का 4th क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। चलते हैं 5 क्वेश्चन, जो कि इसी का भाई है, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। अच्छा, ये डायग्राम अगर आप बना पाओ तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आप टीचर पे दे दोगे, इतना कंफर्म है। वो समझ जाएगा कि बच्चे ने पढ़ा है कुछ। और इस डायग्राम को कैसे बनाना है हमने इंट्रोडक्शन में भी बहुत अच्छे से समझाया था, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं रफ करता हूं और अगले क्वेश्चन पे बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि बिंदु, देखो मैं पूरा रफ कर रहा हूं ऊपर से, क्या पता कोई नोट लिखवाना पड़ जाए आपको, तो समझ में ये स्पेस खाली मिल जाएगी हमें फिर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहा है बिंदु जिसकी स्थिति सदिश, बिंदु जिसका स्थिति सदिश इतना है, ठीक है, से गुजरने वाली, मतलब क्या है, वही बात है कि हम लोग अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए, एक लाइन है हमारे पास में और ये इस पॉइंट से होके जा रही है, इस पॉइंट से होके जा रहा है ए से, और इस ए का स्थिति सदिश दिया है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस के 4k कैप से गुजरने वाली वह सदिश इतने के समांतर, और इसके समांतर जो सदिश हमारा b होता है उसका जो वैल्यू दी गई है वो सदिश है i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, है ना। k कैप की दिशा में
वाली रेखा का सदिश और कार्तीय दोनों बताने हैं। सदिश, अभी जो क्वेश्चन हमने कराया ना बच्चों, उसमें हमने सदिश समीकरण निकाला था, यानी कि जो हमारे पास में वेक्टर आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर है, इसको कहते हैं रेखा का सदिश समीकरण। लेकिन अभी हम लोग निकालेंगे x माइनस x1 अपॉन ए और y माइनस y1 अपॉन बी या z माइनस z1 अपॉन सी। ये जो इस तरीके का होता है जिसमें वेक्टर की कोई बात नहीं है, बस डी आर्स की बात है, ए बी सी डी आर्स किसके होते हैं, वेक्टर बी के। ये फॉर्म कहलाती है कार्तीय रूप। लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊं बड़ा काम हो जाएगा। हम लोग यहीं से इसी से बनाएंगे। जब ये पहले ये निकाल लेंगे उसके बाद इससे ही ये बना लेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूं बना करके। तो चलो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, है ना, कि क्या चीज क्या है। इसका इक्वेशन हमें निकालना है, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट बना लेते हैं यहां पर इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर वाई एक्सिस हो गया, क्योंकि 3D की बात करें तो यहाँ पे जेड एक्सिस को हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ये मूल बिंदु है। इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक पी पॉइंट और कंसीडर करेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई और जेड कहेंगे, ठीक है। तो आपको सबको अभी मैं बता चुका हूं कि ये जो होगा ये ए वेक्टर होगा, और जो कि उसने ऑलरेडी दे दिया है, यानी कि ए का स्थिति वो दिया गया है, स्थिति सदिश दिया गया है। और पी का जो स्थिति सदिश होता है बच्चों, पी का जो स्थिति सदिश होता है, ठीक है, पी का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम आर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो देखो हल कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 का हल। तो प्रश्नानुसार अगर आप ध्यान दोगे, हम लोगों को जो वैल्यू ऑफ ए दी गई है वो तो दिया गया है 2i कैप माइनस के जे कैप और प्लस 4k कैप, और बच्चों बी वेक्टर जो दिया गया है वो दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप और हमारे पास में माइनस का k कैप। तो रेखा का अगर हम लोग सदिश समीकरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सदिश समीकरण लिखते हैं, तो बच्चों क्या लिखेंगे, अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा बी। अब किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि r क्या है। r इस लाइन पर कोई एक चर बिंदु है जिसका मान बदलता रहेगा x y z, उसका स्थिति सदिश होता है, उसका पोजीशन वेक्टर होता है r। तो हम लोग ध्यान दें, तो r वेक्टर अभी जो का तो रखो, क्योंकि आंसर हमें सदिश वाला भी निकालना है। तो a की वैल्यू रखो 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 4k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू बी की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का k कैप। तो एक आंसर तो हमारा ये बन गया है, ये हमारा पहला आंसर बन गया, क्योंकि उसने सदिश समीकरण पूछा था, कहा था ना सदिश समीकरण याद कीजिए। अभी कार्तीय की भी बात कर लेते हैं, तो एक आंसर तो हमारा यहां पर आ जाएगा। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब वेक्टर आर किसके बराबर होगा, आप मुझे बताइए। वेक्टर आर बराबर होगा, है ना, वेक्टर आर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप, यानी कि आपके पास में रेखा पर चर बिंदु, यानी कि जो वेरिएबल पॉइंट है, चर बिंदु, जेड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चर बिंदु P यानी कि x, y और z का ये स्थिति सदिश है, यानी कि स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश को शॉर्टकट में आपको पता क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर, PV भी लिखते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर। तो अब आप लोगों को अगर कार्तीय रूप चाहिए तो इस r की वैल्यू ऊपर रख दो, ठीक है ना। तब इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूं यहां। तब समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू यहां रखेंगे, तो बच्चों एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर, अब यहां भी थोड़ा सा कलाकारी करनी पड़ेगी। ये 2i कैप था माइनस के जे कैप प्लस के 4k कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप माइनस के लैम्डा के कैप। हम लोगों को बस कार्तीय रूप निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें लैम्डा को हटाना होता है, लैम्डा को एलिमिनेट करना होता है। और लैम्डा कैसे एलिमिनेट होगा मैं अभी आपको समझाऊंगा।
तो बच्चों देखो, एक्स आई कैप को जो का तू रखिए प्लस वाई जे कैप को जो का तू रखिए, जेड के कैप को जो का तू रखिए। ये वो तरीका चल रहा है कि किसी सदिश समीकरण को हम लोग कार्तीय में कैसे बदलेंगे, वो काम चल रहा है इस समय। तो बच्चों यहां पे देखो सुनो, मैं आई कॉमन निकालता हूं जहां जहां से आता है। तो यहां पे तो 2 प्लस लैम्डा, बात समझ में आई? क्योंकि ये वाला पद और इस वाले पद पे अगर विचार करोगे तो इसमें दोनों में से आई कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस लैम्डा बच जाएगा। फिर प्लस हम लोग जे कॉमन निकालते हैं तो कितना बचेगा, जे कैप माइनस का 1 प्लस 2 लैम्डा, माइनस का 1 प्लस के 2 लैम्डा, बाहर आ जाएगा जे कैप। ऐसे ही हम लोग अगर के कैप कॉमन निकालेंगे तो बच्चों 4 माइनस का लैम्डा आ जाएगा। अब हमें तुलना करनी है दोनों साइड। क्या करनी है, तुलना। इधर आई का गुणांक कितना है, एक्स है, इधर आई का गुणांक कितना है, 2 प्लस लैम्डा। क्लियर होगी बात? तो यहां से ये बात क्लियर हो जाएगी 2 प्लस लैम्डा, तो यहां से ये बात क्लियर हो जाएगी कि x माइनस 2 बराबर लैम्डा, लैम्डा का मान ये निकल जाएगा। ऐसे ही फिर इधर y है, j का गुणांक y है, इधर j का गुणांक कितना है, -1 प्लस के 2 लैम्डा। तो इस 1 को धर ले आएंगे तो y प्लस 1 और जो लैम्डा के गुणा में है वो बटे में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू लैम्डा। बात समझ में आ रही है भाई? देखो भाई, देखो ध्यान से देखो आप, इस 1 को उधर ले आएंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा और ये 2 जो गुणा में है लैम्डा के बटे में आ जाएगा तो लैम्डा का मान निकल जाएगा। फिर हम लोग k की तुलना करेंगे तो z इज इक्वल टू हमारे पास है 4 माइनस लैम्डा। इसका मतलब आ जाएगा बच्चों z माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, या z माइनस 4 अपॉन माइनस का 1, क्योंकि इसको पॉजिटिव करना है तो यहाँ पे लैम्डा। ये भी लैम्डा की वैल्यू है, इसके बटे 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लैम्डा की वैल्यू। तो कहने के बाद आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने एक समीकरण बनेगा, रेखा का कार्तीय समीकरण। रेखा का कार्तीय समीकरण जो बनेगा बच्चों वो बन जाएगा हमारे पास में x माइनस टू अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन माइनस का 1। ठीक है ना? तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, ये आपका कार्तीय समीकरण आ गया। इसको एक तरीके से डायरेक्ट भी किया जा सकता है फॉर्मूला लगा करके। वो फॉर्मूला कौन सा होता है कि x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहो तो भी कर सकते हो। x1 y1 z1 क्या बनेंगे, जो बिंदु है यहां से तो आपके पास में जो पॉइंट निकलेगा देखो वो जाएगा 2 -1 और 4, ये तो हो जाएगा आपका x1 y1 और z1। ठीक है और ये जो सदिश है इसके जो गुणांक बनेंगे, ये जो सदिश है इसमें से निकलेगा a, यानी कि जो आपके पास में dr बनेंगे 1, b बनेगा 2 और c बनेगा -1, c बनेगा -1। अब ये वैल्यू रख के इसमें रखो, देखो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन इतना छोटा हो जाएगा और थोड़ा सा याद से रखना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से हम लोगों को अच्छा फील आएगा। चलिए अब बाकी क्वेश्चन में लिख करके आपके सामने आता हूं। लेक्चर को पॉज कर लो, नोट कर लो बेटे पहले आराम से। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 6, 7, 8 और 9, 10 क्वेश्चन की। 10 तक का हम लोग टारगेट लेके चले हैं इस बार। तो देखो 6 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण निकालना है। क्या निकालना है, कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण आते ही दिमाग में आना चाहिए आप लोगों के किस फॉर्म वाला, कि x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये जो फॉर्म है, ठीक है ना, ये जो फॉर्म है ये कार्तीय रूप है किसी भी रेखा के समीकरण का। जहां पर आपके सामने एक चीज में डायग्राम बना देता हूं छोटा सा, कि इस लाइन का इक्वेशन है ये। इस लाइन पर जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट तो हम लोग ये x1 y1 z1 मानते हैं, x1 y1 z1 लेते हैं। और साथ ही साथ ABC क्या है, इस रेखा के समांतर कोई अगर सदिश होता है जिसको हम B कहते हैं, वो सदिश के B के जो DRs हैं, B के जो DRs हैं, द्विक अनुपात हैं, वो हमारे क्या हैं, ABC हैं। क्या है बच्चों, A, B और C हैं। ठीक है ना? तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। तो अब उसने ये कहा है हमें, ध्यान से सुनो,
उस रेखा का समीकरण निकालना है जो पॉइंट इतने से होकर जाता है। तो यानी कि x1 y1 z1 तो हमें दे दिया गया है, ठीक है, क्लियर है इस बात को। x1 y1 z1 तो हमें ये दे दिया गया है जिस पॉइंट से होके जा रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को इस रेखा के इस वेक्टर के dr चाहिए, ताकि हम लोग इक्वेशन लिख दें कौन से वाली, फिर वही x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c लिख दें। x1 y1 z1 हमें ऑलरेडी दे दिया गया है, ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, वो पॉइंट है माइनस का 2 4 एंड माइनस के 5, बिल्कुल ठीक बात है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमें चाहिए एबीसी। एबीसी के लिए क्या कंडीशन दी है, उसके लिए उसने कहा है कि और रेखा दी गई है y प्लस 3/3, y माइनस 2/5, z प्लस 8/6 के समांतर है। मतलब इसके समांतर एक लाइन और दी गई है, ध्यान दो, इसके समांतर एक लाइन और दी गई है जिसका इक्वेशन है x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/5 इज इक्वल टू z प्लस 8/6। ये इक्वेशन, ये हमें दिया गया है इस लाइन की इक्वेशन, इसकी हमें निकालनी, ये समीकरण हमें निकालनी है। तो अब ध्यान से सुनो, इसके समांतर कोई सदिश अगर हम लेते हैं, इसके समांतर हम लोग कोई सदिश लेते हैं, सपोज करो इसके समांतर हमने सदिश ये ले लिया, ठीक है ना, या आप इस बात को ध्यान दें, अगर हम तो नहीं लेते क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो इसके समांतर सदिश ये है, इसके समांतर भी सदिश यही ले लो b, यही तो काम आएगा। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बात तो हम यहां हल करते हुए कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, चूंकि चूंकि जो हमें रेखा निकालना है, चूंकि अभीष्ट रेखा जिसका हमें समीकरण निकालना है, चूंकि अभीष्ट रेखा बच्चों बिंदु किससे होकर जाती है, बिंदु -2 4 एंड 5 से होकर जाती है, से होकर जाती है, ठीक है, से होकर जाती है। तब हम लोग, इसीलिए हम लोग क्या कह देंगे, इसलिए हम कह देंगे सर x1 की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं -2, y1 की वैल्यू को हम कह देते हैं 4 और z1 की वैल्यू को हम कह देते हैं -5। आधा काम हो गया। अब प्रश्नानुसार एक बात कही गई है, प्रश्नानुसार अभिष्ट रेखा, अभिष्ट शब्द का मतलब है जो पूछा जा रहा है उसके बारे में बात करें। अभिष्ट रेखा, रेखा कौन से वाली, x प्लस 3/3 ये वाली, बराबर y माइनस 2/5 इज इक्वल टू z प्लस 8/6 के समांतर है। भाई देखो ना, मैंने बना दिया डायग्राम, ये रेखा इसके समांतर है। समीकरण किसका निकालना है हमें, समीकरण निकालना है इस वाली का, समीकरण हमें इसका निकालना है। इसका समीकरण तो दिया ही है, ठीक है नहीं। अतः एक बात ध्यान दें, अतः अभिष्ट रेखा के समांतर सदिश b के डी आर्स क्या बन जाएंगे बताओ भाई। जो डी आर्स इसके है ना 3 5 6, एबीसी की वैल्यू यही बन जाएंगे, यानी कि ए की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, 3 बन जाएगी, क्योंकि ये ए बी सी होता है ना बटे में, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो 3 है, बी आपका 5 आ जाएगा और सी आपका 6 आ जाएगा। डायग्राम बहुत कुछ कह रहा है, इस डायग्राम को जरूर बनाना इस क्वेश्चन के अंदर। अतः अभिष्ट रेखा का समीकरण जो हमें निकालना है, अभिष्ट रेखा का समीकरण, ठीक है ना, या डायरेक्ट ये भी कह सकते थे, चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो जो इस रेखा के डीआरस होंगे वही डीआरस इस रेखा के होंगे। इसके बारे में बात करना भी अगर आप ना चाहो, इस वाले के बारे में बात ना करना चाहो, इस रेखा के जो डीआरस होंगे इस रेखा के डीआरस सेम हो जाएंगे, इसका मतलब इसके डीआरस मिल जाएंगे और आप इजीली इस चीज को लिख पाओगे। तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन a है आपका 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 मतलब 4
अपॉन बी मतलब 5, और z माइनस z1 माइनस 5 अपॉन आ जाएगा 6। तो बच्चों x प्लस 2 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 5 या z प्लस 5 अपॉन 6। तो ये हमारे पास में आ जाएगा इसका आंसर जो हमें निकालना चाह रहे थे। ठीक है ना। कुछ लोग इसको बहुत इजीली कर देंगे, ठीक है, वो इसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे भैया बिंदु इतने से होकर जा रही है x1 y1 z1 तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो DRC उठा लेते हैं क्योंकि ये इसके समांतर है, तो नीचे की चीजें यही उठा लेंगे, है ना। तो आंसर जरा अगर चेक करना चाहेंगे आप, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 7? उसने कहा है सर कि 7th क्वेश्चन की बात कर रहा है कि रेखा दिया गया, एक रेखा का समीकरण, रेखा का हमें कार्तीय समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? कार्तीय समीकरण। मैं इसलिए कहता हूं आपको इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी है। कार्तीय समीकरण दिया गया है, वो समीकरण है बच्चों x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 2। ठीक है, इसको हम लोगों को सदिश में कन्वर्ट करना। सदिश का मतलब हम लोगों को वेक्टर r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर की फॉर्म में ये बनाना है। ठीक है ना। तो रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया है, इसकी तुलना ना मैं तुलना कर लेता हूं। मैं तुलना किससे कर लेता हूं? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और बच्चों z माइनस z1 अपॉन c से करने पर। ठीक है, बेसिकली होगा क्या कि आपको x1 मिल जाएगा 5, x2 मिल जाएगा, देखो सॉरी x1, y1 क्या मिल जाएगा? y1 मिल जाएगा आपको माइनस का 4, क्योंकि आपको पता है ये प्लस है। इसको कैसे लिखेंगे? y माइनस 4 करके, तभी तो ये प्लस बनेगा। तो सीधा सीधा फिर y1 की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो z1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, z1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6, और a b c क्या आ जाएंगे? a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3, b की वैल्यू आ जाएगी 7, और c की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ध्यान से समझें, जब हम किसी लाइन का इक्वेशन देखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो क्या चीज क्या होती है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट होता है बच्चों, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं x1, y1 और z1। और इस रेखा के समांतर जो वेक्टर b होता है वो होता है a i कैप, b j कैप और c k कैप। ये बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब हमारे पास में a b c जो है वो वेक्टर b के अदिश घटक भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, इसके DRs भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है हम लोग, और आपके पास में a क्या होता है बेसिकली, अगर इसको थोड़ा सिस्टम के अंदर देखा जाए, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस इधर, तो ये a बेसिकली क्या होता है? इस बिंदु का स्थिति सदिश होता है a। ठीक है, तो चूंकि वेक्टर a जो होता है वो होता है x1i प्लस y1j प्लस z1k, तो इसका मतलब इसीलिए हम लोग a को क्या कह देंगे बच्चों? a तो सीधा सीधा आपने x1 की वैल्यू निकाली है 5i माइनस 4j प्लस 6k। ठीक है, और तथा b की जो वैल्यू, b जो होता है वो होता है a i कैप, b j कैप, c k कैप। तो बच्चों वेक्टर b क्या बन जाएगा हमारा? वो बन जाएगा 3i कैप प्लस 7b कैप, 7j कैप और 2k कैप। ठीक है, 2k कैप। अतः रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण क्या बन जाएगा? वो बनेगा वेक्टर r इज इक्वल टू, वेक्टर r क्या होता है अगर उसको भी दिखाने की कोशिश करें कि इस पर कोई एक पॉइंट P लेते हैं, जनरल पॉइंट x y z, तो इस P का स्थिति सदिश होता है r वेक्टर। तो a को ऊपर लिख लेते हैं,
और ये जो सीधी लाइन नहीं बनी लेकिन इसको सीधा बनाएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये होता है आर वेक्टर, ठीक है ना आपके पास में। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो बच्चों ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली ऊपर 5 कैप और -4j कैप और 6k कैप प्लस लेमडा अब बी की वैल्यू हमने ये लिखी है कि 3i कैप प्लस 7j कैप और प्लस के 2k कैप। क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो ये रहा आपका इसका सदिश समीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज के 8वें प्रश्न पर। और आप देखोगे कि 8वें प्रश्न में आप एनसीईआरटी किताब में देखो 2 हिस्से हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक उठा लिया बच्चों क्योंकि तरीका सेम रहेगा। हमें 2 रेखाओं के बीच में एंगल निकालना है जब सदिश कोई रेखा दी गई है सदिश रूप में। तो 2 पार्ट्स हमें दिए गए हैं, मैंने 2 पार्ट्स को नहीं लिया है, मैं सिर्फ पहला पार्ट कर देता हूं, दूसरा आप अपने होमवर्क के तौर पे लें, खुद से भी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपकी। तो बात करते हैं जरा पहले हम लोगों को जो इक्वेशन दी गई है 8वें का जो फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं। पहली जो रेखा दी गई है, पहली रेखा को हम लोग L1 कह लेते हैं और L1 का इक्वेशन दिया है वेक्टर R इज इक्वल टू 2i कैप -5j कैप प्लस का k कैप, साथ में आ जाएगा लेमडा इंटू, ठीक है ना, लेमडा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के 6k कैप, है ना। तो एक लाइन दूसरी L2 कह देता हूं मैं उसको, और उसका समीकरण R इज इक्वल टू दिया गया है 7i कैप -6j कैप। अच्छा, इसमें k नहीं है, तो अगर k नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको 0 इंटू के कर लेंगे ताकि कंप्लीट लगे ये पूरा। प्लस म्यू लिखा है इन्होंने यहाँ, कोई भी म्यू एक वास्तविक संख्या है, i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 2k कैप, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग मान लेते हैं कि L1 का इक्वेशन तो बनता है a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 तथा L2 को हम लोग कह लेते हैं कि L2 का जो समीकरण बन रहा है L1 को तो हमने कहा कि वेक्टर R इज इक्वल टू ये बन गया, और L2 हमारे पास में जो है वो है वेक्टर R इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, है ना। अब हम लोगों ने आपको बताया था कि सर ध्यान से देखें, 2 लाइन है अगर हमारे पास में, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल एक तो ये बनता है, एक ये बनता है। हमें तो ये निकालना है, न्यून कोण निकालते हैं जिसको हम थीटा कहते हैं, ठीक है। अब थीटा निकालेंगे कैसे, देखो ये जो B1 होगा, अगर हम बात करूं मैं कि ये L1 है, ये लाइन L1 है हमारी, और बच्चों ये लाइन हमारी L2 है, तो B1 का मतलब हमारे पास में ये वाला वेक्टर जो है, यानी कि B1 कैसा होगा, मैं इस रेखा के समांतर एक वेक्टर बना रहा हूं B1, ये वेक्टर B1 हो गया। फिर हमारे पास में L2 में हम लोग B2, ये दूसरी रेखा, इसके समांतर एक रेखा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा B2। तो लाइन के भी अगर इनको थोड़ा पीछे बढ़ाया जाए, इसको ऐसे करा जाए, तो अगर ये थीटा है तो बच्चों सीधी सीधी बात है ये भी थीटा होगा। तो रेखाओं के बीच में एंगल क्या निकाला हम लोग, B1 और B2 के बीच में ही एंगल निकाल लेते हैं, है ना। और उसका सूत्र मैंने बताया था कि सर cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन वेक्टर B1 का परिमाण और वेक्टर B2 का परिमाण। चूंकि हम लोग एक न्यून कोण निकालेंगे तो इसलिए, क्योंकि ये B1 डॉट B2 पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव वैल्यू को हटाने के लिए, क्योंकि cos थीटा न्यूनतम मतलब cos थीटा न्यून कोण तभी देगा अगर ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, है ना। तो हम लोग इस पर भी मोड लगा लेते हैं इस तरीके से। तो आप लोग तब हम लोग तुलना कर लेते हैं, क्या लेते हैं, तुलना करने पर और कुछ नहीं चाहिए हमें, B1 चाहिए। देखो चलो A1 भी लिख लो, A1 तो कितना आ जाएगा, A1 तो आ जाएगा बच्चों 2i कैप -5j कैप प्लस के k कैप, और बच्चों B1 आ जाएगा हमारे पास में कितना 3i कैप प्लस 2j कैप 6k कैप, ठीक है। A2 कितना आ जाएगा बच्चों, वेक्टर A2 आ जाएगा हमारे पास में ये वाला,
यानी कि 6i कैप। वैसे A1 A2 की जरूरत नहीं है एंगल निकालने में, लेकिन चलो फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। और B2 की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी हमारे पास में i कैप प्लस 2j कैप प्लस की 2k कैप। तो यदि रेखा L1 तथा L2 के बीच हम लोग न्यून कोण लेते हैं, न्यून कोण थीटा है, तब हमारे पास एक फॉर्मूला है कि cos थीटा निकालने का, कि B1 डॉट B2 का परिमाण बटे B1 का परिमाण और B2 का परिमाण। तो सर B1 डॉट B2 निकालो। B1 डॉट B2 का मतलब कि 3i कैप, डॉट करनी हमने पिछले चैप्टर में सीखी है, इसलिए कहा था कि 10वां चैप्टर खूब इस्तेमाल में आएगा। i कैप प्लस 2j कैप और प्लस के 2k कैप। कैमरा भी चलाया नहीं चलाया, ठीक है ना, आपके पास में चल रहा है। और इसका भी हमें मोड निकालना है। जब इसकी डॉट कर लोगे आप लोग तो इसका भी आपको परिमाण निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? परिमाण बटे वेक्टर बी जो है ना, वेक्टर बी जो है उसका परिमाण। तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। परिमाण कैसे निकालते हैं? अदिश घटकों के वर्गों का योग, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। समझे नहीं इस वाले में? तो सर डॉट प्रोडक्ट तो आपने करनी सीखी थी, 2 सदिशों की अदिश गुणा, 3 निगम 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 दूनी 12 का मोड अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों। देखो 9 प्लस 4 प्लस 36, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 4। देख लो ना, तो आप देखोगे cos थीटा बराबर आ जाएगा बच्चों, ये तो हट ही गया ना, ऊपर आ जाएगा 12 16 और 3 19 बटे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सर 49 का मतलब 7 और 3 का मतलब 9, तो 19 बटे 21। तो थीटा का मान हम लोग लिख देंगे सर कि cos इनवर्स ऑफ 19 बटे 21 हमारे पास में एंगल रहेगा इनके बीच में। तो जैसे मैंने पहला पार्ट करा दिया है आपको, उसी तरीके से बच्चों आप लोग दूसरा पार्ट भी कर सकते हो, है ना। हम लोग कौन से की बात कर रहे हैं? कोण निकालने वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट अपने आप करेंगे, मैंने दूसरा पार्ट नहीं डिस्कस किया। ये डायग्राम वगैरह थोड़ा समझा करो उनको, है ना, तब आप समझोगे गहराई में, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन की। निकालना 9th में भी एंगल ही है बीच का, लेकिन इस बार इक्वेशन जो है हमें कार्तीय रूप में दी गई है। तो इसको करने के दो तरीके रहेंगे, या तो इस कार्तीय रूप को आप लोग किस में कन्वर्ट कर लें, सदिश रूप में कन्वर्ट कर लें, फिर आप आराम से उसी तरीके से सवाल को निकाल सकते हो जैसे ऊपर हमने करा है, ठीक है। या फिर एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने शायद बताया भी होगा इंट्रोडक्शन में, किताब उठा लूँ अगर मैं। हाँ, डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन के अंदर भी मैंने एक ही पार्ट लिया है, बाकी आप खुद से देख लेंगे। तो रेखा हमारे पास L1 एक रेखा दे दी हमने, L1 रेखा दे दी, है ना। यहाँ पर L1 लिख करके दो बिंदी सी बनानी इस तरीके से, इसका मतलब है L1 रेखा है वेक्टर R इज इक्वल टू, नहीं, कार्तीय फॉर्म में दी गई है, x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/5 इज इक्वल टू हमें दिया गया है z माइनस z प्लस 3/-3। और दूसरी लाइन है हमारे पास में L2, फिर वही बात कि x प्लस 2 बच्चों कितना है -1 इज इक्वल टू y माइनस के 4/8, और हमारे पास में z माइनस के 5 है बच्चों कितना 4। हम लोग इसकी तुलना जो है की तुलना कर लेते हैं, की तुलना, इन दोनों की तुलना जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है की तुलना, हम लोग L1 को कैसे लिखेंगे? x माइनस x1/a1 y माइनस y1/b1 और z माइनस z1/c1 तथा L2 जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x माइनस x1 को
क्योंकि बिंदु अलग अलग रहेंगे तो x माइनस एक्स टू कर लो, x माइनस एक्स टू अपॉन a2, y माइनस के y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2 से क्या कर लो, की तुलना से करने पर तो आप देखोगे हमें सिर्फ a1 a2, क्योंकि हमें पता है cos थीटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। वो फॉर्मूला होगा सर, कार्तीय रूप में अगर इक्वेशन दी होती थी तो वो फॉर्मूला होता था मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और प्लस c2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला कैसे बना, इस बारे में बातचीत पहले हो चुकी थी। मतलब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं कि पहले इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिया और फिर जैसे 8वां सवाल करा ऐसे ही आप लोग कर सकते हो। तो अब यहां से देखोगे कि a1 की वैल्यू हमें मिलेगी 2, ठीक है ना, ओके। b1 की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी और बच्चों c1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, c1 की वैल्यू हमें माइनस का 3 मिल जाएगी। फिर a2 की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, नीचे से देखो -1, b2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8 और c2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर रखिए, मतलब फॉर्मूले के अंदर रखिए a1 a2 मतलब 2 गुणे -1 प्लस 5 गुणे 8 प्लस -3 गुणे 4 बटे अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब तो कैलकुलेशन ही बची ना, फिर यहाँ आ जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। तो बच्चों अब ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर, और कुछ करना ही नहीं है। हमें बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। 10 जो है अच्छा सवाल है, उसने एक 2 लाइन दी गई है, कहा पी का मान रखिए, याद कीजिए कि अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परस्पर लंब होंगी तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमें L1 जो दी गई है, रेखा पहली रेखा है, माना क्या, वो तो दी ही है। L1 एक लाइन दी गई है और वो लाइन है 1 - x/3 इज इक्वल टू 7y माइनस के 14/2p और इज इक्वल टू z माइनस के 3/2। अच्छा एक बात सुनो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कार्तीय रूप में जो मानक समीकरण होती है, मतलब जो हम लोग जिसे हम तुलना करते हैं, वो समीकरण कैसी होती है बच्चों, वो x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। लेकिन ये कुछ ऐसी दिख नहीं रही है, थोड़े से फॉल्ट है इसमें। जैसे यहाँ पर 1 माइनस एक्स, इसको करना चाहिए था x माइनस 1, और यहाँ पे 7 के साथ में y के साथ में 7 जुड़ा हुआ है तो उसको भी अलग करना पड़ेगा, ये ठीक है। तो मैं पहले इस L1 को चेंज कर रहा हूँ। L1 हमारे पास में देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं माइनस कॉमन निकाल करके x माइनस 1 कर रहा हूँ अपॉन 3, और आपको पता -1 से ऊपर नीचे गुणा करने से ये माइनस हट करके यहाँ आ जाएगा। फिर ऊपर से अगर मैं 7 कॉमन निकालूं तो y माइनस के 2/2p है, और 7 को यहां से अगर मैं हटाना चाहता हूं तो ऊपर नीचे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 यहां से हट के बटे में 7 आ जाएगा, इक्वल टू, इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप आ जाओ बेटे रेखा जो हमारे पास में है। अब हमारे पास जो दूसरी रेखा दी गई है L2, और L2 रेखा के अंदर अगर हम देखें वो है 7 माइनस 7x अपॉन कितना 3p बराबर y माइनस के 5/1 बराबर 6 माइनस z। इसमें भी थोड़ी दिक्कतें हैं, इसको सही कर लेते हैं। देखो इसमें से अगर मैं 7 कॉमन निकालूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स, है ना, या माइनस के 7 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 1 आ जाएगा अपॉन 3p। अब आप कहोगे ये 7 - 7 को भी यहां से हटा सकते हैं और वो बटे में
यहाँ पे -7 लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये ठीक है। इसमें भी गड़बड़ है तो उसको आप माइनस कॉमन निकालोगे तो z-6 हो जाएगा अपॉन 5, और ये माइनस यहाँ से हटा करके यहाँ यूज किया जा सकता है। तो ये कौन सी है, ये L2 लाइन है, ठीक है ना। अब रेखा जैसे हमने कंपेयर किया, रेखा L1 तथा L2 से अगर हम बात करें, A1 B1 C1 निकाल लो आप, और A2 B2 और C2 निकाल लो। तो बच्चों A1 B1 C1 कैसे निकलेगा, थोड़ा गैप पे लिखता हूँ, A1 B1 C1 और A2 B2 और C2, ठीक है ना भाई। यही तो होते हैं जो नीचे, यही तो है। A1 तो आ गया -3, B1 आ गया 2p/7, C1 आ गया 2, फिर -3p/7, फिर 1 और -5। आपको पता है चूंकि उसने कहा है यदि L1 लंब है L2 पर, L1 लंब है L2 पर, ठीक है ना, तब L1 लंब है L2 पर, तब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो है वो 0 हो जाएगा, तभी तो कंडीशन बनती है। तो मतलब -3 मल्टीप्लाइड बाय -3/7 प्लस 2p/7 × 1 प्लस 2 गुणे -5 बराबर आएगा 0। तो सर देखो यह आ जाएगा 9p/7 प्लस ये आ जाएगा 2p/7 2/7 और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 11p/7 बराबर माइनस का 10, या ये कहें कि सर p की वैल्यू आ जाएगी -70/11। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70/11। चेक कर लो यार, बहुत अजीब सी आई, भुंडी सी जैसे उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 10 के सॉल्यूशन की ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। 70/11 प्लस की आई है हमारी, माइनस की आई है यार, तो ये -10 होगा क्या? हाँ, ये 2 × 5 = 10, ये माइनस का ही तो 10 रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस में रहेगा, तो यहाँ पे 70/11। लास्ट पढ़ाओ इस एक्सरसाइज का, बाकी के 5 क्वेश्चन करने हैं। 15 क्वेश्चन है ना नई एनसीईआरटी के हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं, चलिए बच्चों बात करते हैं। अब लास्ट पड़ाव है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 को नहीं लिखा है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 14 नंबर में कुछ नहीं करना है। 14 नंबर में जो मैं 12 में करूंगा वही 14 में करना है। तो एक क्वेश्चन 2 बार करने से बेहतर है कि आपको यही अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो उसको अपने आप से कर लोगे। देखो वो कह रहा है कि दिखाइए कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कर लिए हमने। वो कह रहा है कि रेखा हो एक्स, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है ना, कार्तीय रूप में, x - 5/7 y + 2/-5 = z/1, और रेखा x/1 y/2 z/3 लंब है, एक दूसरे पर लंब है। देखो अगर दो लाइंस आपस में लंब हो, इसके डीआर्स A1 B1 और C1 हो, इसके डीआर्स A2 B2 और C2 हो, ये एक दूसरे पर लंब हो, ये दोनों रेखाएं कैसी हो, एक दूसरे पर लंब हो जाएं, इसके होंगे A2 B2 और C2। तो बच्चों हमें कंडीशन बताती कि A1 A2 प्लस B1 B2 = C1 C2 जो है वो 0 होना चाहिए, प्लस C1 C2 जो है 0 होना चाहिए। ये कंडीशन हमने पहले क्वेश्चन में भी यूज की है। तो अगर हमें कहा गया है x - 5/7 बराबर y + 2/-5 और z -0 कर लो यहाँ इसको कंप्लीट करने के लिए, है ना, से जो drs के drs लिख लेते हैं हम लोग, के drs के हम लोग drs लिख लेते हैं, drs A1 की वैल्यू आ जाएगी 7, B1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे जो नीचे लिखी हुई थी -5, और C1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। फिर ऐसे दूसरी लाइन उठा लेंगे, x/1 है तो x - 0/1 = y - 0/2 एंड z - 0/3 के भी drs आप लिख लेते हैं। drs क्या है बच्चों, A2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, B2 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, C2 की वैल्यू आ जाएगी आपके 3, ठीक है ना। अब देखते हैं, नाउ हम क्या निकाल के देखते हैं बच्चों, A1 A2 प्लस B1 B2 और C1 C2 का मान निकालते हैं।
तब देखते हैं क्या होता है। A1 की वैल्यू हमारे पास में 7 इंटू 1 प्लस माइनस के 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, तो आ जाएगा 7 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 3, आप देख रहे हो 0 आ गया। तो लिख देंगे अतः दोनों के दोनों क्या है, परस्पर लंबवत है। कुछ और नहीं करना है इसके अंदर आपको, बस ये लिख देना अतः दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। और 12 में अब हमें शॉर्टर डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने नोट लिखवाया था आपको कि अगर दो रेखाओं के बीच की हमें शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है, इनके न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस, सबसे कम दूरी, एस डॉट डी मैं कहता हूं उसको शॉर्टकट में, शॉर्टर डिस्टेंस। उसके लिए हमने ये कहा था कि दो लाइन हमारे पास में, जैसे सपोज कर लो कि आर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, और दूसरी इक्वेशन और है हमारे पास में A2 म्यू B2, है ना, के बीच अगर हमें न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, के बीच शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है, तो शॉर्टर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2, है ना, और डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मोड और ऊपर वाले का भी मोड। यही है, शायद मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ज़्यादा, नहीं, ठीक है ना, क्लियर है आप लोगों को। तो इसको चाहे पूरे का मोड कह लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो दिया गया है, हमें कहा गया है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू, कहा गया है बच्चों कि आई कैप प्लस के 2j कैप, है ना, और प्लस का k कैप और प्लस का म्यू इंटू आई कैप माइनस j कैप और माइनस के k कैप, है ना, की तुलना हम लोग क्या पहले लिख लेते हैं, तो इकट्ठी तुलना करेंगे। तथा दूसरी लाइन क्या दी गई है, वेक्टर आर इज इक्वल टू, दूसरी लाइन दी गई है 2i कैप और माइनस का j कैप प्लस का k कैप और प्लस यहाँ पे लैम्डा दिया है म्यू, यहाँ पे लैम्डा दिया गया था, यहाँ पे म्यू है, और है 2i कैप, है ना, प्लस के j कैप और आपके पास में 2k कैप। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही है बात। की तुलना कर लेते हैं, की तुलना हम लोग तुलना कर लेते हैं, किन से, इनसे कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को A1 A2 B1 B2 मिल जाए। R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 तथा वेक्टर R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा, सॉरी म्यू ले लेंगे ना, म्यू B2 से करने पर, तो आप क्या देखोगे सर, जब ये काम कर दोगे तो A1 की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी ये वाली कि आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के k कैप, और यहां से आप B1 लिख दोगे आई कैप माइनस j कैप और माइनस का k कैप, यानी कि ये B1 हो गया। A2 की जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी हमारे पास में 2i कैप माइनस j कैप और प्लस का k कैप, ठीक है, और B2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास में 2i कैप प्लस j कैप और प्लस का 2k कैप, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 चाहिए, तो आप सबसे पहले निकाल लो B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 कैसे निकलेगा, सारणिक विधि से i j और k। B1 के अदिश घटक लिखिए जरा, 1 -1 -1, फिर B2 के 2 1 और 2, इसको आप प्रसारित कर लो तो आई आ जाएगा। कैसे प्रसार करते थे कि पहला रो पहला कॉलम गया, पहला रो पहला कॉलम, माइनस के 2 यानी कि दिस इंटू दिस, यानी कि 2 गुणा -1 माइनस 1 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस के j। प्रसार करना तो आता होगा ना सारणिक वाला, वही है, सिर्फ ये गया और ये गया, 2 माइनस -2, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 2 ही कर लो, बस सीधी सी बात है, और क्या है। फिर यहाँ पे k आ जाएगा बच्चों, और k क्या है, ये गया और ये गया, 1 माइनस -2 का मतलब हो गया 1 प्लस 2, ठीक है आपके पास में। तो यहाँ से आप देखोगे कि B1 क्रॉस B2 की जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी हमारे पास में माइनस आई कैप माइनस 4j कैप और प्लस का 3k कैप। साथ में हमें इसका परिमाण भी चाहिए, तो आप परिमाण भी निकाल लो,
B1 क्रॉस B2 का परिमाण हो जाएगा सर -1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो आप देखोगे 1 + 16 + 9 यानी कि √26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √26। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब निकालते हैं शॉर्टर डिस्टेंस, यानी कि हम निकालते हैं इसको रेखा 1 कह लें, इसको रेखा 2 कह लें। तो रेखा 1, अच्छा नहीं, हम लोगों को A2 - A1 भी चाहिए। तो पहले आप A2 - A1 निकालो, यानी कि वेक्टर A2 में से, इस वेक्टर में से ये वाला वेक्टर करता हूँ, 2i में से एक i जाके बचेगा i, इसमें से घटाएंगे -3j, इसमें से घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा 0 × k लिख देंगे हम। ठीक है बच्चों, तो अब निकाल लो SD यानी कि शॉर्टर डिस्टेंस। रेखा 1 तथा 2 के बीच शॉर्टर डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी, अंग्रेजी में शॉर्टर डिस्टेंस, हिंदी में न्यूनतम दूरी, बराबर कितनी आ जाएगी बच्चों? फॉर्मूला लिख लेंगे, है ना। क्या फॉर्मूला होगा? B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 बटे B1 क्रॉस B2 का परिमाण। ठीक है, तो वैल्यू रखनी है, सब कुछ निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी निकाल चुके हो आप लोग बेटा? ये निकाली है आपने -i कैप -4j कैप और प्लस का 3k कैप, और इसकी डॉट हमें करनी पड़ेगी बच्चों किससे? A2 - A1 ये निकाला आपने, ठीक है ना, ये निकाला आपने कितना, ध्यान से देखेंगे कि क्या निकाला, i कैप -3j कैप, i कैप, है ना, ये देखो -3j कैप, i कैप -3j कैप और प्लस के 0k कैप बटे, इसको आप निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू √29 है, √26 और पूरे का परिमाण। ठीक है ना, तो बहुत यहीं पे कर दूंगा। देखो इसका डॉट इजीली हो जाएगी, डॉट करनी आपने सीखी थी चैप्टर नंबर 10 में। तो -1 तो आ जाएगा -1 माइनस प्लस का 12 और 0 बटे √29 और पूरे का परिमाण तो आ जाएगा बेटे 11 आ जाएगा, 11 बटे √29 आ जाएगा। ये हमारा आंसर रहेगा इस शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। ठीक है, आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया है अभी आपके सामने? 14 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 किया है ना हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 12। तो आंसर देख लेते हैं एक बार। 26 है ना, ये यहाँ पे 29 कैसे कर दिया? ये हमने शायद नीचे कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, देखें जरा। B1 क्रॉस B2 हमने शायद गलत निकाला है क्या यार, कहाँ मिस्टेक हो गई? B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 जो निकाला है -3i कैप, हाँ, B1 क्रॉस B2 ही गड़बड़ है, 3i कैप प्लस 2k कैप। देखें जरा, B1 कहाँ था हम लोगों का? B1 क्या था? ijk, B1 क्या था? B1 था i -1 सॉरी 1 -1 1 और 2 1 और 2। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, हाँ भैया ये यहाँ पर प्लस था, k जो था प्लस में था। जब ये प्लस में रहेगा तो B1 की वैल्यू प्लस में आएगी, तो ये वाला आइटम आएगा प्लस में। तो जब ये प्लस में रहेगा तो फिर देखो ये गया दिस इंटू दिस -2, ठीक है, -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर इसके अंदर अगर बात करेंगे, ये गया और ये गया 2 -2, तो 2 - 2 हो जाएगा, इसका मतलब यही खत्म हो जाएगा। और k के साथ क्या होने वाला है? 1 - 3, ये तो ठीक है। तो यानी कि हमारे पास में ये जो बनने वाला है, ये बनेगा -3i कैप और 0 × j कैप और बच्चों 3k कैप, है ना। तो जब इसको हम लोग इसका परिमाण निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -3 का स्क्वायर, यहाँ पे 0
और यहाँ पे 3, तो ये अंडर रूट 18 होगा, अंडर रूट 18 हो जाएगा। अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, ठीक है। बाकी जो हमारे पास में a2 माइनस a1 है, हमारे पास में a2 माइनस a1 है, वो तो बिल्कुल सही है। a2 माइनस जो a1 हम लोग कर रहे हैं कि a2 माइनस a1, दिस माइनस दिस कितना आ गया i कैप, और जब इसमें से घटेंगे 3j कैप, और यहाँ पर जरा a2 देखो, a2 कितना था हमारे पास में। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर ही। ये माइनस का k कैप है यहाँ पे, क्योंकि ये गड़बड़ है ना, यहाँ j दूसरी लाइन में 2i कैप, और ये माइनस का k कैप है, ये माइनस का k कैप है। कहाँ पर माइनस का k कैप है? इस वाले में माइनस का k कैप है ये, और ये था प्लस का। यहाँ थोड़े से क्वेश्चंस में करेक्शन है। तो जब यहाँ पर माइनस का k कैप आएगा तो देखो, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस k कैप होगा। दिस माइनस दिस करा तो ये आ गया, ठीक है, ये इतना आ गया, और इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 2 k कैप आ जाएगा। जब माइनस के 2 k कैप आएगा तो यहाँ पे भी माइनस के 2 k कैप रहेगा, माइनस के 2 k कैप। और जब इनकी डॉट करने वाले करेंगे हम लोग, b1 क्रॉस b2 भी चेंज हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर 3 i कैप, ये आ जाएगा 0 j कैप, और यहाँ पर प्लस का 3 k कैप, ठीक है। बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि बचता ही कुछ नहीं इसके आगे, तो इसके आगे कैलकुलेशन वर्क है, बाकी आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन को आप सेम तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब आपको थोड़ी सी एक क्वेश्चन उतारने में थोड़ी दिक्कत हो गई इसमें, नहीं तो क्वेश्चन तो ये मेथड आपको मेनली समझ में आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी वो शॉर्टर डिस्टेंस ही पूछ रहा है, न्यूनतम दूरी निकालनी है, और ये क्वेश्चन बड़े नंबरों में आता है भाई। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो है ये बड़े नंबरों में आता है। देखो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमें इस बार इक्वेशन जो दिया गया है बच्चों, वो कार्तीय रूप में दिया गया है, ठीक है ना। तो नंबर 13 क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा बताता हूं कि y सबसे पहले इक्वेशन दी गई है, रेखा दी गई है हमें, रेखा x प्लस 1/7 और y प्लस 1/-6 और z प्लस 1/1। जो ये इक्वेशन दी गई है, हमें सबसे पहले एक काम करते हैं, इन दोनों, इस समीकरण को भी हम वेक्टर फॉर्म में बना लेते हैं, इस समीकरण को भी वेक्टर फॉर्म में बना लेते हैं, और फिर जो भी काम करा है वही सेम काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं रेखा की तुलना कर लेता हूं, तुलना किससे कर लूं बेटा? x माइनस x1/a1, y माइनस y1/b1 और z माइनस z1/c1 से मैं तुलना करता हूं, जब मैं तुलना करूंगा तो आप देखोगे सर x1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1, y1 की वैल्यू भी आपको -1 मिलेगी और z1 की वैल्यू भी आपको -1 मिलेगी। भाई आप इसको कैसे लिखोगे? इसे लिखोगे -1, तभी तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। ऐसे इसको लिखोगे तो x1 की वैल्यू इतनी, y1 की, ये क्लियर हो गया। और आपको पता है वेक्टर फॉर्म के अंदर जो a बनता है, देखो ध्यान रखो, वेक्टर फॉर्म क्या होती है, मैं यहां लिखता हूं r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये तो वेक्टर फॉर्म होती है बेटे। a जो होता है वो होता है x1 i1, यानी कि जो पॉइंट है उसका स्थिर सदिश, y1 j प्लस z1 k, और b जो होता है a1 i प्लस ai प्लस bj प्लस ck। तो आप लोग यहां से समझ लें, इसका मतलब वेक्टर a जो बनेगा वो बनेगा -i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। कहां से बनाओ? x1 y1 z1 से। तथा हमें एक बात क्लियर हो रही है कि a1 की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, हमारे पास 7 है, b1 की वैल्यू जो है वो -6 है, और c1 की जो वैल्यू है, अच्छा a1 b1 c1 इसलिए लिए क्योंकि दो रेखाएं हैं, है ना, तो इसलिए
C1 की वैल्यू हमारे पास में 1 आ जाएगी। अब इसी हिसाब से हम लोग वेक्टर बी बना लेंगे। वेक्टर बी क्या बन जाएगा हमारे पास में, इसको कह लो आप वेक्टर A1, इसको कह लो वेक्टर B1 बन जाएगा हमारे पास में क्या, 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस का k कैप। क्लियर हो गया, इनसे बन गया ये, है ना, जो मैंने अभी नीचे लिखा है आपको बना के। अतः समीकरण एक का सदिश रूप क्या बनेगा, ये समीकरण अगर मैं इसको एक कह लूं, इसको समीकरण अगर मैं एक कह लूं तो बनेगा r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है। यानी के बाद ये हो जाएगी हमारे पास में वेक्टर r बराबर आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और प्लस लैम्डा आ जाएगा 7i कैप और माइनस 6j कैप और प्लस का k कैप, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से इसी प्रकार जो दूसरी लाइन दी गई है, मुझे दूसरी लाइन दी गई है x माइनस, है ना, x माइनस 3/1 बराबर y माइनस 5 माइनस का 2 और z माइनस के 7/1 की तुलना जो है मैं कर लेता हूं बेटा ऐसी इक्वेशन से, x माइनस x2/a2 कर लो, y माइनस y2/b2 कर लो और z माइनस z2/c2 कर लो। बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं। a1 a2 b1 b2 इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दो लाइन है। यहां से x1 x2 आ जाएगा -2, है ना, और आपके पास में और y2 आ जाएगा बेटे -2 नहीं 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा और आपका z2 आ जाएगा आपका 7। तब आपको पता है जो वेक्टर a2 बनेगा, है ना, वेक्टर a2 बनेगा क्योंकि यहाँ पे a1 बनाया था हमने, यहाँ पर वेक्टर a2 बन जाएगा इनसे, क्योंकि वो होता है x2i कैप y2j कैप और z2k कैप, यही तो होता है। तो वेक्टर a2 क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों आपके सामने कि 3i कैप 5j कैप और प्लस 7k कैप। यहां पर हम एक बात और दें, a2 की वैल्यू हमारे पास बनेगी बेटे 1, b2 की वैल्यू बनेगी -1 और c2 की वैल्यू बनेगी हमारी -2। तो आपको पता है जो b2 बनता है, b2 बनेगा वो बनेगा a2i कैप b2j कैप c2k कैप। तो b2 वेक्टर जो बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों i कैप क्योंकि 1 है, माइनस j कैप क्योंकि -1 है, माइनस का 2k कैप यानी कि चूंकि माइनस का 2 है। क्लियर हो गया आपके सामने जो मैं बातें बताना चाह रहा हूं, ठीक है नहीं। b2 देखें जरा एक बार, ये हो गया, गलत ले लिया ना ये वाला भाई, ये तो a1 हो गया 1 हो गया, ठीक है, ये माइनस का 2 है बेसिकली, है ना, और 1 ये 1 है। कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं यार, फिर रोएंगे यहाँ खड़े हो गए कि गलत हो गया सवाल। अब ठीक है, तो इसका मतलब ये चेंज ही हो जाएगा पूरा, ये आई हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 2j कैप और प्लस का k कैप, ठीक है आपके पास में। अब आपको तब इसको अगर इक्वेशन सेकंड कहा जाए, तो समीकरण 2 का सदिश रूप जो बनेगा बच्चों वो बन जाएगा वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू b2, क्योंकि हम लोग नया एक नंबर यूज करेंगे, ऊपर लैम्डा यूज किया है तो वेक्टर r बराबर आ जाएगा a2 क्या है 3i कैप प्लस 5j कैप 7k कैप और प्लस का म्यू इंटू i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का k कैप। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन हमारी ये बनी थी। इन दोनों के बीच की हमें शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है, कायदा ये है। तो चलिए निकालते हैं फिर, ठीक है ना। तो आप एक काम करें, ऊपर वाला क्वेश्चन हो ही गया है, ठीक है ना। पहले हम फॉर्मूले पे बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, शॉर्टर डिस्टेंस, है ना। शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है b1
क्रॉस B2 की डॉट करेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का परिमाण और पूरे का परिमाण। ठीक है, तो मेन बात यह है कि हमें सबसे चाहिए B1 क्रॉस B2, तो आप B1 क्रॉस B2 निकालिए। पहले कैसे निकलेगा B1 क्रॉस B2? आपको B1 B2 सब पता है, I J और K। तो B1 हमारे पास में कहाँ है B1? देखो ये है 7 माइनस 6 और 1, 7 माइनस का 6 और 1, और B2 कहाँ है बच्चों? ये है 1 माइनस 2 और 1। क्लियर है आप लोगों को इतना? क्लियर है बच्चों आप लोगों को इतना जितना मैं बता रहा हूं आपको? ठीक है, ओके। चलिए, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो B1 क्रॉस B2 की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम बन रही है तो इसका प्रसार हम लोग करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं। ये क्या, ये गया माइनस के 6 और प्लस के 2, फिर माइनस का J आ जाएगा। सारणिक प्रसार आपको पता होना चाहिए, 7 माइनस 1 और प्लस का K यहाँ आ जाएगा, और आ जाएगा माइनस के 14, 7 दूनी 14 और प्लस के 6, प्लस के 6। तो आप यहाँ से B1 क्रॉस B2 को जब निकालोगे तो बच्चों वो बराबर हो जाएगा माइनस के 4 I कैप माइनस के 6 J कैप और माइनस के 8 K कैप। तो ये B1 क्रॉस B2 आ गया। साथ में हमें B1 क्रॉस, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर B1 क्रॉस B2 का परिमाण भी चाहिए, तो हम लोग B1 क्रॉस B2 का परिमाण भी निकाल लेते हैं बच्चों। अंडर रूट में आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 प्लस 64। इसको आप सॉल्व करोगे 16 प्लस 36, देखो इसको जोड़ेंगे तो 100 हो गया ना, 116 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपको? 116 मिलेगा। ठीक है बच्चों, कितना मिल जाएगा? 116। और 116 को हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 29 चौक, हाँ 29 चौक होते हैं ना, तो 2 अंडर रूट 29 लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 29। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? अब हम लोग सीधा सीधा शॉर्टर डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो आप एक काम करें, इसको भी हटा दूं क्या? क्वेश्चन तो हमने नोट कर ही लिया ना पूरा। तो बच्चों ये वाला हिस्सा, ये क्वेश्चन बचा है, इसको हम अभी निपटाएंगे थोड़ी देर में। तो पहले हम लोग निकालेंगे, यहां से आप लोग बच्चों ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर, तब शॉर्टर डिस्टेंस किससे निकल जाएगी? मापांक, ये वाला B1 क्रॉस B2 कितना निकाला आप लोगों ने? माइनस का 4I माइनस के 6J माइनस का 8K, माइनस का 4I कैप माइनस के 6J कैप माइनस के 8K कैप, ये है ना। और इसकी डॉट मेरे को करनी रहेगी, है ना, इसकी डॉट मुझे करनी रहेगी A2 माइनस A1 से। तो एक जगह A2 माइनस A1 भी निकालना चाहिए था हमें पहले से ही, ठीक है ना। A2 माइनस A1, तो यहां निकाल दूं A2 माइनस A1, आप नोट करते समय ध्यान रख लेना, यही निकाल लेते हैं, यहाँ पे जगह है हमारे पास में। यानी कि यहाँ से पहले यहाँ देखना आप लोग, यहाँ से मैं A2 माइनस A1 निकाल रहा हूँ, वेक्टर A2 माइनस A1। तो A2 A1 क्या है? A2 हमारे पास कहाँ है बच्चों? ये है, और A1 ये है। 3I में से माइनस का ही घटेगा तो 4I आ जाएगा, 4I कैप आ जाएगा। फिर 5 में से घटेगा तो 6I कैप आ जाएगा, प्लस का 6I कैप, 6J कैप सॉरी। फिर बच्चों 7 में से, हाँ प्लस का 7K कैप, प्लस का 7K कैप, 7 नहीं 8 हो जाएगा ना, फिर एक ऊपर भी रखा तो 8K कैप, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर रखो इसकी वैल्यू 4I कैप 6J कैप 8K कैप अपॉन, हमें पता है इसका B1 क्रॉस B2 का जो वैल्यू निकाला 2 अंडर रूट 29 निकाला है। ठीक है, तो बच्चों शॉर्टर डिस्टेंस किससे निकल जाएगी आपकी? वो निकल जाएगी, डॉट कर लो, माइनस के 16 माइनस के 36 और माइनस के 64 बटे 2 अंडर रूट 29। आप देखोगे कि सर ये आ जाएगा, ऊपर भी 116 ही बनेगा, ऊपर भी आपको क्या दिखेगा? आपको 116 ही बनता दिखाई दे रहा है।
माइनस का बटे 2 अंडर रूट 29, ठीक है। तो आप देखेंगे क्योंकि मोड है तो ये आप चाहो तो माइनस हटा दोगे, तो 4 गुणे 29 बटे 2 गुणे, क्योंकि आपको पता है ना 29 चौक 200 116 होता है, ये 2 बार कटेगा। 29 दूनी कितने होते हैं भैया, 29 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लो, 2 गुणे 29 अंडर रूट 29 बटे 29, ठीक है। 29 से 29 कट जाएगा, तो 2 अंडर रूट 29 आपके पास में मात्रक जो भी है इसकी शॉर्टर डिस्टेंस आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 6, 7, 8 नंबर से कम नहीं मिलने वाला है और ज़्यादा काम नहीं है इसके अंदर। अगर आपको चीज़ें बताऊंगी तो इतना बड़ा काम नहीं है ये। अगर आप लोग फॉर्मूले आपको पता होंगे और ये पता होगा B1 B2 A1 A2 क्या है, तो फिर आप आसानी से कर लोगे, ठीक है जी। चलिए अब एक क्वेश्चन बचता है हमें 15 और 14 क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है वो। तो 15 क्वेश्चन में करना तो यही काम है बच्चों, लेकिन इक्वेशंस कुछ ठीक नहीं दी हैं, उनको सही करना पड़ेगा। समीकरणें कुछ सही रूप में नहीं दी गई हैं, ठीक है। समीकरणें कुछ सही रूप में नहीं दी गई, उसको ठीक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो 15 क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन दी गई है हमें, जैसे पहले वाली दी गई है r इज इक्वल टू, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने के मूड में हूं कि इस i के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, i कैप माइनस के टी आई कैप, फिर प्लस टी जे कैप और माइनस के 2j कैप, प्लस 3k कैप माइनस के 2k टी, ठीक है। यहां से अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करोगे तो i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप को तो एक साथ रख लो, मतलब ये वाला और ये वाला, प्लस बाकी से आप t कॉमन निकालो, जैसे म्यू होता था ना वहां पे t आ गया, अब तो बचेगा माइनस का i कैप प्लस का j कैप माइनस के 2k कैप। तो ये सही रूप आया इक्वेशन का। इससे क्या होगा कि हम लोग अगर बात करें r इज इक्वल टू a1 प्लस के टी b1 से इसकी अगर मैं तुलना कर लूंगा, क्या कर लूंगा बेटे, तुलना, तो सीधी सीधी बात है कि a1 की वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास में i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और b1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का i कैप प्लस का j कैप माइनस के 2k कैप, ठीक है। अब ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी, है ना, तो यानी कि ये तो आया समीकरण 1 से। आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से लिख लेना, समीकरण 1 से पहले इक्वेशन लिख लेना, मतलब इसको समीकरण लिखोगे तो इसको समीकरण 1 कह लेना और मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मुझे पता ही क्या करना है, और उसको समीकरण आप लोग 2 कह देना। तो जब इसे लिखोगे तो समीकरण 1 से का मतलब है, पहले ये लिख लेना, समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 से हमने ये बना लिया है। अब बात करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 जो है वो है वेक्टर r इज इक्वल टू s प्लस 1 i कैप प्लस 2s माइनस 1 j कैप माइनस 2s प्लस 1 k कैप, ठीक है, 2s प्लस 1 k कैप। तो आप क्या देखेंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू हमारे पास में i के अंदर गुणा करो, s i कैप 2s j कैप माइनस j कैप माइनस का 2s k कैप और माइनस का k कैप। सेम पहले बिना i वाले, जैसे ये वाला i कैप यहां लिख दो, ये वाला j कैप यहां लिख दो, माइनस का k कैप यहां लिख दो, बाकी से आप s को कॉमन निकाल लो, तो आपको बचेगा इसमें से और इसमें से, तो i कैप 2j कैप और बच्चों 2k कैप माइनस का, और इसकी फिर हम लोग इसकी r इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं a2 प्लस s b2 से तुलना कर लो, b2 से तुलना करने पर तो आप देखोगे सर a2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कितनी, i कैप माइनस के j कैप माइनस का k कैप
और बेटा B2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस के 2k कैप। आप ध्यान दो, अब कुछ नहीं करना, हमें निकालना है समीकरण रेखा एक तथा रेखा 2 के बीच शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टर डिस्टेंस जो निकलेगी उसका फॉर्मूला आपको पता है कि B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का परिमाण। तो आप यहां से आंसर निकाल लोगे, क्योंकि आपको सब पता है, आपको B1 पता है, आपको B2 पता है, आपको A1 पता है, आपको A2 पता है। तो सिर्फ इस फॉर्मूले में लगाना है आपको, कुछ नहीं करना। कैलकुलेशन आपकी डिपेंड करती है कि आपका चैप्टर नंबर 10 कैसा है, क्योंकि वहीं पर हमने क्रॉस करना सीखा था, वहीं पे हमने डॉट करना सीखा था, वहीं पे हमने परिमाण निकालना सीखा था। तो बच्चों बस सिर्फ ये कक्षा चैप्टर नंबर 10 का कुछ काम रह गया है, तो आप लोग इसको ट्राई करें बेटे। अब 5 क्वेश्चन आपकी विविध प्रश्नावली के और बचते हैं, फिर ये चैप्टर समाप्त। तो जल्दी से चैप्टर खत्म करने के मूड में हम भी हैं। तो अगले लेक्चर के लिए वेट करिए आप लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।